नमस्कार दोस्तों। भारत सुरक्षित हाथों में, यह बात कहते भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग थकते नहीं हैं। यह बात कहते हुए अंधभक्त थकते नहीं है, मोदी भक्त थकते नहीं है। और जब थकते नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि यही बात कर ली जाए कि आखिर कितने सुरक्षित हाथ होंगे। नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेने रसिया गए। रसिया में उनका स्वागत हुआ। वहां पे जितने भी सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं या शासनाध्यक्ष आ रहे हैं, उन सभी का समान स्वागत हो रहा है, उनकी परंपराओं का पालन किया जा रहा है। ये हर जगह होता है। हमारे देश में जब G20 हुआ था तो जिन भी देशों के लोग आए थे ऐसे ही स्वागत हुआ था, याद करिए। और उस पे हजारों करोड़ रुपया कैसे बर्बाद किया गया था। बर्बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से टनल बना करके और फिर पानी भर गया, जिस तरीके से उस मंडपम में, भारत मंडपम में जल भराव हो गया, जिस तरह के हालात हुए, सोने के बर्तनों में खाना खिलाने का जो काम हुआ, चांदी के बर्तनों में, अब आप सोचिए, ये सब बर्बादी हुई थी। एक बेहतर सम्मानजनक स्वागत होना चाहिए था, कोई बुराई नहीं है। सभी को एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाना चाहिए था, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पूरे दिल्ली में 3 दिन कर्फ्यू सा माहौल था। मेट्रो बंद कर दी गई थी, दूसरे और उधर के साइड के ट्रैफिक बंद कर दिए गए थे, सारा आवागमन बंद था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हालत रही होगी। मैं अपने ही घर में वहां जाने के लिए परेशान हो गया था, क्योंकि लुटियंस जोन में मेरा घर पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, मुझे परेशानी हुई हो। तो यह हालत थी उस वक्त। बहरहाल, तो जब वो वहां जाते हैं तो ऐसे बखान करते हैं, लेकिन क्या सचमुच भारत इतनी बड़ी ताकत बन गया है? और ये ताकत बन गया है तो भारत की स्थिति गिरती क्यों जा रही? बात शुरू करता हूं। इतना सुरक्षित हाथों में है देश कि यहां पर जुडिशियरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद दोनों के हक की जो रेवेन्यू हक था कि किसका जमीन का मालिकाना हक है, उस पर फैसला होना था, तो वो कानून के हिसाब से फैसला नहीं सुना रहे थे, संविधान के हिसाब से फैसला नहीं सुना रहे थे। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान मुझे राह दिखाइए, यानी भगवान भरोसे सारे फैसले हो रहे थे। दूसरी तरफ स्थिति ये कि हमारे यहां एक गैंगस्टर, वो गैंगस्टर जिसे चंडीगढ़ में मैंने बड़ी छोटी स्थिति में देखा है। एक यहां डिप्टी एसपी है जगवीर सिंह, और जगवीर सिंह ने उसको 2 थप्पड़ मारे थे। अब आप सोचिए, उस लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात कर रहा हूं जिसे आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरा वो एक हवा बना के खड़ा किए हुए हैं। जगवीर सिंह ने 2 कंटाप मारे थे जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में होकर। उस समय वो डीएसपी सेंट्रल हुआ करते थे चंडीगढ़ के। अपनी आंखों से देखा है, उसे बैठा लिया था कि उपद्रव करेगा। तो जमीन में जैसे बैठा लिए जाते हैं तमाम प्रत्याशी, वैसे ही कि हाँ पुलिस में बैठो, उस स्टाइल में। बहरहाल, तो आज वो हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड कर रहा है। वो देश में और देश के बाहर तमाम सारी अशांति का कारण बन रहा है, हत्याएं करा रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ करणी सेना वाले उसको मारने के लिए 1 करोड़ जाने कितने कितने लाख का इनाम घोषित करते हैं कि उसको मार दीजिए तो इतने का ही। मतलब सब कुछ चल रहा है जो कानून में, बिल्कुल आप समझिए कानून का मतलब नहीं है। क्यों? कानून का मतलब हो भी नहीं सकता है जब इस देश के सबसे बड़े न्याय का मंदिर जो कहा जाता है वह सुप्रीम कोर्ट, उसका सबसे बड़ा अधिकारी
जो न्याय की मूर्ति शब्द कहा जाता है, जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय की मूर्ति, और वह न्याय मूर्ति जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो कहता है कि फैसला देने के लिए वो भगवान के भरोसे थे कि कोई समाधान निकाल दो, यानी न्याय नहीं दो, समाधान निकाल दो। तो ये होता ही है। फिर कोई गोली मारेगा, कोई मारने के लिए इनाम घोषित करेगा, और आप सोचिए सरकार बैठे तमाशा देख रही है। सब ये होता है। इसके बाद में हमारे देश का मीडिया सरेआम नफरत फैलाएगा, सब कुछ उसका नफरत के भरोसे चल रहा है, उसकी पूरी दुकान ही नफरत के भरोसे चल रही है। रोज की उनकी डिबेट होती है, हिंदू मुस्लिम, कहीं किसी के टीवी शो में एक मौलाना और एक पंडित लड़ जाएगा, किसी के में कोई और लड़ जाएगा, किसी के में किस तरह से होगा, थप्पड़ जूते चल जाएंगे, महिलाओं को पीट दिया जाएगा, महिलाएं उन्हें पीट देंगी, इस तरह के हाल होते हैं। अब आप समझिए कि कहां है। और तीसरा सबसे जरूरी कि हमारे देश का वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं एक अकेला, कहते थे, अब तो नहीं कहते एक अकेला, 56 इंची, वो 56 इंची भी हम नहीं कहते, तो 56 इंची एक अकेला तो निकल गया। लेकिन एक चीज जरूर है, जो कहते हैं आज उनके वो विश्व गुरु हैं, न जाने क्या क्या बताते हैं, और मैंने जैसे बताया स्थिति ये है, वो सिर्फ ईवीएम के भरोसे चल रहे हैं। वो ईवीएम के भरोसे यह तय करते हैं कि वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं रहता है। मैं ईवीएम को लेके मैंने कभी सवाल नहीं किए हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, लेकिन इस पर मैंने हर बार बताया है, जब भी चर्चा की है, कि ईवीएम में जो गड़बड़ हो सकती है, क्यों, क्योंकि मुझे उसमें बहुत कुछ अंदर तक पता है। तो उसमें यह है कि एक ईवीएम जिससे वोटिंग हो वो स्ट्रांग रूम के लिए चले, सब कागज पत्र तैयार करके, और दूसरी सेम नंबर प्लेस करके ईवीएम जो है रास्ते में उसकी जगह पे रख जाए, सील इसकी उठा के उसमें लग जाए, और वो है ये सावधानी से कैसे तोड़नी है सील, ये सब समझदार लोगों का काम है। ये कि वो ईवीएम कहां चली गई जिसमें वोट पड़ा, और नई जो आ गई वो कहां है, इससे समझ सकते हैं। शायद यही वजह है कि हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर, और कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां 10 से कम हो, तो 10 से 15 ईवीएम बदली गई। क्यों? क्योंकि 99% चार्ज हो ही नहीं सकती। जब पूरे दिन सुबह खुली तब 99% चार्ज होती है, पूरे दिन यूज हुई, यूज होने के बाद में फिर 3 दिन 4 दिन रखी रही, और उसके बाद खोली जाएगी, तो साहब 99% कैसे चार्ज हो सकती है? कोई ऐसा गणित है ही नहीं, और ऐसी कोई बैटरी बनी नहीं। इसलिए कहता हूं, यही बात मैंने हर बार कही कि ईवीएम बदली जाती है, यहां बदली जाए, कहीं बदली जाए, कैसे बदली जाए, थोड़ी देर चुनाव रोक करके अफरा तफरी मचा करके और अचानक बदली जाए, कुछ भी खेल हो सकते। तो ये सब चीजें हैं, ये प्रशासन के हाथ में होता है। तो इससे आप समझ, इसीलिए, और इन सब पे निगाह रखने के लिए 2-3 संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग, उसको हम देख ही रहे हैं, गुलाम बना हुआ खड़ा है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की आज स्थिति क्या हो गई? यदि मुझे अपने बच्चों को एक आदर्श न्यायपालिका की बात करनी हो, तो मैं तमाम सारे लोगों के नाम ले सकता हूं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी नजर में उससे ज्यादा फ्रॉड चीफ जस्टिस कोई नहीं हुआ। फ्रॉड क्यों कह रहा हूं? वो शुरुआत में आया, उसने ऐसे शो किया कि लगा कि वो बहुत कुछ बदलेगा और सब कुछ करेगा। जैसे होता है ना, सियार जो है रंगा हुआ सियार होता है, शेर बन जाता है अपने आप को, वो ऐसे ही कमोबेश हुए थे।
और धीरे धीरे रंग उतरा तो पता चला अरे अंदर से तो ये संघी है भाई, कहां पकड़ लिया आपने। अब समझ में आता है, आप कान पकड़े घूमते हैं, भाई गलती हो गई। तो यह स्थिति, पंडित नेहरू ने एक बड़ी बात कही थी, कहा था सांप्रदायिक संगठन निहायत ओछी सोच के उदाहरण होते हैं। यह लोग राष्ट्रवाद का चेहरा चोला पहन करके काम करते हैं और ये लोग एकता के नाम पर अलगाव को बढ़ावा देते हैं, सब तबाह कर देते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्लाकर। सामाजिक संदर्भों में कहें तो ये सबसे घटिया, फिर सुनिए, सबसे घटिया किस्म के प्रक्रियावाद की नुमाइंदगी करते हैं। हमें इन सांप्रदायिक संगठनों की निंदा और बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस ओछेपन के असर से अछूते नहीं। अब आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए भी कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। यह बात पंडित नेहरू ने 1953 में कही थी। अब आप सोचिए 1953 में जब कही थी तो निश्चित रूप से वजह मौजूद थी, क्यों कहा था। क्योंकि देखिए, कल ही हम अखबार में पढ़ रहे थे कि नरेंद्र मोदी बनारस में बोले थे कि लोग और न जाने क्या क्या। जब महाराष्ट्र की उनकी पहली सूची आई 99 नामों की, तो साहब उसमें कोई किसी मुख्यमंत्री का, कोई किसी मंत्री का, कोई किसी का, कोई भाजपा के किसी नेता का, कोई कैसा, वो सारे मौजूद थे परिवारवाद। और इसी तरीके से उनका परिवारवाद मौजूद था झारखंड में, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई राज्यपाल का, कोई का। ये स्थिति, संवैधानिक पदों की गरिमा गिर चुकी है, इस बात को मुझे बताने की जरूरत नहीं। राज्यपाल एजेंट की तरह काम करते हैं। तो नतीजा क्या होता है, आप देखिए कि जो उड़ीसा का राज्यपाल है वो अपनी बहू के लिए सार्वजनिक तौर पे आता है। आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल आकर के पूरे टाइम मनोज सिन्हा वहां बैठा रहा। ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको कैप्चर किया है। इसीलिए पंडित नेहरू कहते हैं ओछेपन के, ये राष्ट्रवाद बताएंगे और राष्ट्र के साथ ही खिलवाड़ करेंगे। इसी का उदाहरण देता हूं, राष्ट्र होता क्या है, भारत माता है क्या। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसे बड़ा अच्छे से बताया है। कभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पढ़िएगा, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक चीज नेहरू बता चुके हैं। उन्होंने जितना छाना है भारत को, इतना किसी ने नहीं छाना है निजी तौर पर। पढ़िए तो आपको समझ में आएगा मेरे पीछे तस्वीर क्यों लगी है उनकी, तो आप खुद समझ जाएंगे। बहरहाल स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बी.आर. गवई ने एक आदेश दिया था कि बुलडोजर तब तक नहीं चलेगा जब तक पूरी गाइडलाइन नीतियां नहीं बन जाती। आज स्थिति क्या है, आज गाइडलाइन नहीं बनी, लेकिन नफरत में, कथित राष्ट्रवाद, कथित हिंदुत्ववाद, कथित सब कुछ के नाम पर जिस तरीके से नफरत फैलाई गई और फिर बुलडोजर का काम किया जा रहा। बहरहाल मैं जस्टिस बी.आर. गवई को सलाम करता हूं और उनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है, और उस आदर भाव के साथ मैं कहता हूं, उस शख्स ने जो शब्द कहे वो शब्द बहुत बड़े हैं। उसने कहा कि जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि बुलडोजर एक्शन करने के पहले यह सोच लें कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, यदि इससे खिलवाड़ करते हैं तो फिर हम देखेंगे। कांप उठी उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधि था, और स्थिति उसने कहा नहीं नहीं सर, हम खुद ही 3 दिन के अंदर सारी चीजें आपको वो कर देंगे और ऐसे कर देंगे, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई। उनका हाईकोर्ट में होगी, हम फिर भी सुनेंगे। आपको 3 दिन का टाइम देते हैं, 3 दिन में आप जवाब दीजिए। हालत बिगड़ी हुई, और यह इस बात को दिखाता है कि किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं।
तो यह न्यायपालिका को स्थिति कर दी गई कि उसे भी आज इस तरह कहना पड़ रहा है। नहीं तो अदालत का आदेश होता था, पालन करना पड़ता था, लेकिन आज इतने बेशर्म लोग हैं कि अदालत के आदेशों की यह स्थिति होती। और जिस तरीके से वहां हिंसा कराई गई, जिस तरीके से लोगों के साथ में तोड़फोड़ हुई, उनके घरों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, सब कुछ किया गया, वो अपने आप में दुखद है, निंदनीय है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी चिंता की जानी चाहिए। लेकिन एक और चिंता की जानी चाहिए, जब तमाम जागरूक लोग उन लोगों के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कहां लड़ाई में? वो तो खुद ही अपने आप तोड़ने लग गए, अपने आप करने लग गए, अपने सामान उठा के भागने लग गए। अरे भैया, लड़ाई तो लड़ने को खड़े हो। हर लड़ाई आप राहुल गांधी से ही लड़ाना चाहोगे, हर लड़ाई वही करना चाहोगे, तो ये बड़ा दुखद स्थिति है कि हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो बस तुरंत, हमारे आप 2 डंडे मारोगे, हम कहेंगे सरकार तीसरा मान लीजिए, हमें छोड़ दी। अरे हमको ये लड़ना आना चाहिए कि हमें आपने कैसे छुआ, और जब हम खड़े होंगे कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। वो सारे लोग इकट्ठे होकर के इसका विरोध कर देते, क्या होता? लाठीचार्ज होता, मुकदमे वैसे ही दर्ज हुए हैं और दर्ज हो जाता, और अंत में सुप्रीम कोर्ट में इसी बेस पे हाई कोर्ट में आप जाते, सब मिल के जाते कि ये अन्याय के खिलाफ हमने किया था, तो आपके आदेश की हमने रक्षा के लिए किया था। अदालत आपके पक्ष में आदेश पारित करता। बहरहाल जो हो रहा है ठीक है, लेकिन आज देश कैसा असुरक्षित है इसकी बात कर रहा हूं कि स्थिति यह है कि अभी हमने देखा दिल्ली में रोहिणी में सीआरपीएफ के स्कूल के सामने बम ब्लास्ट किया जाता है, गंदरबल में किस तरीके से ब्लास्ट किया जाता है, और उन सब ब्लास्ट के बाद में आज स्थिति यह हो गई है कि देश के 5 राज्यों में जो उनके स्कूल है, उन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। सोचिए आप, कितना असुरक्षित बना दिया है कि ऐसे सरेआम धमकी दी जा रही। उधर आप देख लीजिए कि जिस तरह से ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कौन सुरक्षित है इसको सोच करके आज डर लगता है। पुलिस वाले खुद जो कर रहे हैं उससे ज्यादा और भयावह स्थिति क्या होगी। कानपुर में एक लड़की घर से कहीं गायब हो जाती है, बाद में उसकी लोकेशन से पता चलता है मुंबई में। घर वाले पुलिस वालों को पैसा दे करके, उनका किराया भाड़ा दे करके लेके जाते हैं, वहां से बच्ची को बरामद करके ला रहे होते हैं। वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर उतार देता है परिवार वालों को, कहता है नहीं अभी हमारी अभी रक्षा में है, वहीं पे हम आपको इसे सुपुर्दगी में देंगे। और उस दौरान वो ट्रेन में उसके साथ में वो हर कुकर्म करता है जिसको रोकने के लिए परिवार के लोग बिटिया को बचाने के लिए गए थे। इसी तरीके से आप देखिए, पुलिस के सामने राजस्थान में अपराधी होटल के अंदर लड़की से रेप करते हैं जिसे किडनैप किया होता है, उसके सामने, पुलिस के सामने। आप कल्पना करिए जिस तरह की हालत हो रही। गुजरात मॉडल आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से कोकीन और सब कुछ मिल रहा है। इसके बाद में गुजरात मॉडल का एक उदाहरण देके बात खत्म करूं कि वहां पर कभी फेक करेंसी पकड़ी जा रही थी, कभी फेक जो है आईएएस पकड़ा जा रहा था, कभी फेक आईपीएल का वो पकड़ा जा रहा था, कभी फेक बैंक पकड़े जा रहे थे, और कभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेक पकड़ा जा रहा था, कभी इसी तरीके से तमाम और फेक वो पकड़े जा रहे थे। अब वहां फेक कोर्ट पकड़ी गई, फर्जी अदालत बना के, फर्जी जज बन के और तमाम ऑर्डर पास कर रहा था। और इस देश की अदालतें, सर्वोच्च अदालतें भगवान से पूछती हैं कि साहब क्या करें। तो अब आप सोच लीजिए किस स्थिति में आपने हिंदुस्तान को ढकेल दिया, क्योंकि ये दोष आपका है। वोट तो आपने दिया है, कम दिया हो ज्यादा दिया हो, और जो आपने वोट दिया है, आपने अपना वोट बांटा है, उसी का नतीजा है
कि आज ये इतनी ताकत में खड़े हैं कि कहीं डीएम, एसपी, पुलिस अफसर, एसडीएम, ये सब एजेंट बन के भाजपा के काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और फर्जी जजेज ऑर्डर पास कर रहे हैं। जो असली जज है वो भगवान से पूछते जा रहे हैं। सेना और सब असहाय होके खड़े। यह हिंदुस्तान बना दिया है, यह नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान। क्योंकि आपको सच्चा राहुल गांधी पसंद ही नहीं। सच्चा राहुल गांधी, इतना ज्यादा पढ़ा हुआ राहुल गांधी, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ राहुल गांधी आपको पप्पू लगता है। उसका नॉलेज आपको समझ में नहीं आता है और वो झूठी जुमलेदार बातें आपको पसंद आती। इसलिए आज आप इस हालत में। यदि आपने समझा होता और कांग्रेस के साथ खड़े हुए होते, विश्वास किया होता कि 1885 से यही कांग्रेस तो है जो आपके लिए लड़ी है, इसी ने ही 7.5 लाख लोगों ने आपके लिए शहीद हुए हैं और यही कांग्रेस है, यही गांधी नेहरू परिवार है जिसके तमाम लोगों ने इस देश में शहीद हुए हैं, शहादत दी है, आपके लिए सब कुछ बनाया है। जब उनको आप नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या करें? तो गलती तो आपकी है, सुधार लीजिए, अभी भी वक्त है, नहीं तो फिर पछताएंगे। जय